तो गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ आशुतोष एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनियो ग्राम्स्की को। एंटोनियो ग्राम्स्की आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं। सो एंटोनियो ग्राम्स्की को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सो एंटोनियो ग्राम्स्की बेसिकली सार्डिनिया सार्डिनिया मींस इटली। तो एंटोनियो ग्राम्स्की बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे, सार्डिनिया नाम के शहर से। उनका जो बर्थ होता है वो 1891 में होता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है। और बचपन से ही जो एंटोनियो ग्राम्स्की थे वो क्या थे, हैंडीकैप थे। क्योंकि वो जब 4 साल के थे तब वो नीचे गिर गए थे, जिसके कारण वो हैंडीकैप हो गए। अब उनके हैंडीकैप होने के कारण जब वो स्कूल जाते थे या सोसाइटी में उन्हें बहुत ज्यादा टीज किया गया। किसी भी जब हम लोग पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। जब क्या आपके हिस्ट्री में आपके साथ साथ क्या हो चुका है, तो उससे आपके थॉट प्रोसेस पे काफी असर पड़ता है। जो आप लिखते हो, जो आप पढ़ते हो, तो वो जो समाज आपके साथ किया हुआ रहता है वो आप वैसे ही आपकी क्या हो जाता है, वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है, आप वैसे सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो बचपन में ये हैंडीकैप थे, हैंडीकैप के कारण इन्हें बहुत ज्यादा टीज किया जाता था, परेशान किया जाता था। फिर जब ये बड़े हुए तो ग्राम्स्की मेंबर बने कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी इटली में फेमस पार्टी थी, जो कि बेसिकली किसके खिलाफ थी, जो कि बेसिकली जो डिक्टेटरशिप आप देखोगे उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी रहती थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर या मेंबर होने के कारण ये इनको अलग अलग जगहों पे जाना होता था। और ये बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया करते थे। अब भाषण देने के कारण इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके इन्हें रोम ले जाया जाया गया, जहां इन्हें सजा दी जाती है उम्र कैद की। इन्हें बेसिकली 21 ईयर्स तक इन्हें जेल की सजा मिलती है, इन्हें पनिशमेंट मिलती है कि आपको 21 साल तक जेल ही में अब रहना पड़ेगा। अब इटली में कौन सी पावर चल रही थी, इटली में फासिस्ट पावर चल रही थी। फासीवाद इटली में हमें देखने को मिलता है। मुसोलिनी अपनी सरकार बनाता है और जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग रहते हैं उन्हें क्रश कर देता है, उन्हें समाप्त कर देता है। लोगों को बोलने की आजादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनसे छीन लेता है। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, ये मुसोलिनी पूरे इटली में कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की की जो मृत्यु होती है। एंटोनियो ग्राम्स्की मर जाते हैं जेल ही में 1937 में। अब एंटोनियो ग्राम्स्की के बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने हिस्ट्री उन्हीं उनकी पूरी समझ ली। एंटोनियो ग्राम्स्की जब जेल में रहते हैं तब उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस बुक लिखी जेली के अंदर, जिसका नाम रखा गया प्रिजन नोटबुक। ये बेसिकली सीरीज ऑफ कलेक्शंस था एंटोनियो ग्राम्स्की, जो अपने लेटर्स लिखते थे, जो बुक्स लिखते थे, उन्हीं का कलेक्शन था, जिसका नाम रखा गया प्रिजन नोटबुक, मतलब जेल में लिखी हुई किताब। अब ग्राम्स्की को बोला जाता था ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मार्क्सिस्ट थे, मतलब सारे मार्क्सवादियों में ये सबसे बड़े मार्क्सवादी थे। अब ऐसा इन्हें क्यों बोला गया? अब जो मार्क्सिज्म है वो वर्किंग क्लास की बात करता है, कैसे जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे अपने जो छोटे लोग हैं उन्हें कैसे कैपिटलिस्ट दबा रहे हैं, जो वर्किंग क्लास है उन्हें कैसे कैपिटलिस्ट दबा रहे हैं। तो ग्राम्स्की भी कुछ इसी तरीके की बातें करते हैं। ग्राम्स्की बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसे हम लोग केवल इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं देखें तो बेहतर होगा। केवल वो इकोनॉमिक टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए कि जैसे मान लो कोई गरीब था वो अब अमीर बन गया, और अमीर क्या हो गया, अमीर गरीब हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई इकोनॉमिक्स टर्म्स में नहीं आना चाहिए। जबकि हमें वर्किंग क्लास का क्या देखना है, उनकी सोशल जो कंडीशन है, समाज में जो उनकी कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, वो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से देखना है। हमारा फोकस उनकी सोशल कंडीशन पे होना चाहिए। अब उनकी सोशल कंडीशन कैसे चेंज होगी, उनकी सोशल कंडीशन अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से वो बोलते हैं
लीडरशिप होनी चाहिए वर्किंग क्लास की, और वर्किंग क्लास की लीडरशिप होगी तभी जो उनकी सोशल कंडीशन है वो चेंज होगी। अब जब लीडरशिप बनती है वर्किंग क्लास में, तो वर्किंग क्लास बेसिकली ट्रेड यूनियन बनाता है। ट्रेड यूनियन में वो डिमांड करता है कि जो डेली वेजेस हैं उनके वो इंक्रीज होना चाहिए, वर्किंग टाइमिंग उनकी सही होनी चाहिए। तो ग्राम्स्की बोलते हैं ये केवल यहीं तक नहीं सीमित रह जाए ट्रेड यूनियनिज्म तक, इसे और भी आगे बढ़ना चाहिए, मतलब शुड मूव बियॉन्ड ट्रेड यूनियनिज्म। मतलब हमें केवल यही दोनों डिमांड नहीं रखनी है कि हमारा हाई पे हो जाए और बेटर वर्किंग कंडीशन हो जाए, हमें इससे भी आगे बढ़ना है अगर हमें लीडरशिप अच्छे तरीके से वर्किंग क्लास की हमें होनी चाहिए। अब जो ग्राम्स की बात करते हैं फैक्ट्री काउंसिल की। फैक्ट्री काउंसिल वो स्टैब्लिश करने की बात करते हैं जिसमें वो बोलते हैं 15 से 20 वर्कर होने चाहिए फैक्ट्री काउंसिल में, और ये हेड करेंगे क्या, वर्किंग क्लास को। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो हमें देखने को मिलता है 1919 से 1921 के बीच में इटली में रेजिस्टेंस होता है, वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं अपनी डिमांड्स को लेके। अब ये जो वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इटली में अपनी डिमांड को लेके, ये अचानक से तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे 1917 में हम लोग देख रहे हैं रशिया में रिवॉल्यूशन हो रही है। अब जब सोवियत यूनियन में रिवॉल्यूशन हो रही है तो उसका असर पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है। जो भी वर्किंग क्लास है वो भी अपनी डिमांड रखता है सरकार के सामने। तो 1919 से 1921 का पीरियड इटली में क्या रेजिस्टेंस का पीरियड रहता है। वर्किंग क्लास अपनी डिमांड्स रखता है सरकार के सामने कि हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर जो ये वर्किंग क्लास है, अब वर्किंग क्लास धीरे धीरे क्या करने लगा, ऑक्यूपाई करने लगा फैक्ट्रीज को। और जब फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करेगा तो अपने आप इसे इस फैक्ट्री को रन करेगा। जब रन करेगा तो शायद उनकी वर्किंग कंडीशन और उनके जो डेली वेजेस रहते हैं उनके अब धीरे धीरे इंक्रीज हो सके। फिर वो बोलते हैं वर्कर की जो रिवॉल्यूशन है तभी सक्सेसफुल होगी जब वो वर्कर्स पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। वर्कर्स की रिवॉल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगी जब वो वर्कर्स पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, न कि कोई पार्टी जाके वो ज्वाइन करेगा। अगर मान लो आप वर्कर हो, आप कोई दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन करते हो तो दूसरी पार्टी केवल और केवल अपने इंटरेस्ट में ही कदम उठाएगी, और आपके इंटरेस्ट में कभी जिंदगी में वो कदम नहीं उठाने वाली आपके हित में। सो वर्कर्स को क्या करनी है, अपनी खुद की पार्टी बनानी है जिसका नाम रखना है वर्कर्स पॉलिटिकल पार्टी। फिर उनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हेजीमनी एंड सिविल सोसाइटी का। तो आइए जानते हैं हेजीमनी क्या होती है। अब ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है, कंसेंट है लोगों का। लोग आपकी हेजीमनी को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि आपकी हेजीमनी को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी लीडरशिप से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो लोगों का हित है, जो लोगों का इंटरेस्ट है, वही इस पार्टी का इंटरेस्ट है। जब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं तो लोग उनकी हेजीमनी मानने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। यही इसमें बोल रहा है कि जो कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट कर रहा है नेशन। नेशन क्या करता है, कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता है, न कि इंडिविजुअल विल को। जैसे इंडिविजुअल विल क्या है कि आप सोचते हो कि सारा पैसा आपको, पूरी दुनिया का पैसा, पूरे देश का पैसा केवल आप ही के पास आए, आप ही के अकाउंट में आए और आप करोड़पति बन जाए, और ये जो जनता है, ये जो सोसाइटी है, ये जो लोग हैं, ये गरीबी में मरते रहें। तो ये बेसिकली जो नेशन है वो इस कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है। नेशन बोलता है किसके बारे में, नेशन बोलता है कलेक्टिव विल के बारे में, कि सबका हित होना चाहिए, किसी एक का हित में नेशन का हित नहीं छुपा हुआ रहना चाहिए। तो नेशन हमेशा कलेक्टिव विल की बात करता है। तो हेजीमनी में जो भी लीडर आएगा हो सकता है वो देश हित की बात करेगा, वो कलेक्टिव विल की बात करेगा। अब ये जो क्लास रहता है, जैसे जो डोमिनेंट क्लास रहता है, जो सप्रेसिव क्लास रहता है, ये जो डोमिनेंट क्लास रहेगा, नहीं तो कोई भी क्लास रहेगा, वो पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा, पावर इज इक्वल टू हेजीमनी प्लस लेजिटिमेसी। अब ये जो क्लास एक्सरसाइज कर रहा है हेजीमनी को, वो अपने इंटरेस्ट
को ध्यान में रखते हुए ग्रुप्स का क्या इंटरेस्ट है, इसे भी वो ध्यान में रखेगा। ये जो क्लास है, अब ये क्लास कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो ये अगर कैपिटलिस्ट क्लास है, तो इसको अपने जो इंटरेस्ट हैं, इसके साथ साथ सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है, इसको इसे भी ध्यान में रखना है कि इसके इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए। तभी आपकी हेजीमनी को ये जो सोसाइटी है, ये जो लोग हैं, इसे अप्रूव करेंगे, इसे मानेंगे। तो वही बोल रहा ही है कि जो हेजीमनी रहती है वो लोगों को आगे, जो समाज है उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। इससे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो लोग गरीब होते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, ये जो रूलिंग क्लास है, ये जो रूलिंग क्लास है, उसका इंटरेस्ट छुपा होता है यूनिवर्सल इंटरेस्ट में, मतलब जो सब लोग चाहेंगे वही होगा। कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट में चीजें नहीं होंगी, जो पूरी दुनिया चाहेगी वही होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो यूनिवर्सल इंटरेस्ट है, ये कोर्सिव पावर के भी थ्रू अचीव किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए सरकार कुछ आपको करने के लिए बोल रही हो और आप उसे डिनाय कर रहे हो, आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहे हो, तो सरकार आपके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी कि आपको ये काम करना है। जैसे मान लो आप फ्री हो किसी का मर्डर करने के लिए, अगर आप फ्री हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप गए शॉप से एक गन खरीदे और जाके किसी को शूट कर दिया और वो मर गया। लेकिन आप किसी सामने वाले का क्या किए, फ्रीडम आपने कर्टेल की। आपको स्वतंत्रता थी कोई भी काम करने की, तो आप जाके किसी की दूसरे की फ्रीडम छीन लिए, किसी की लाइफ छीन लिया। अब स्टेट क्या करेगा, आपको जेल के अंदर में डालेगा। जेल के अंदर क्यों डालेगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है। तो जो हेजीमनी होती है वो कैसे होती है, वो फोर्स के द्वारा भी आपके इंटरेस्ट को बेसिकली मोल्ड किया जा सकता है। मतलब जो स्टेट चाहेगा आप वैसा काम कर सकते हो। दूसरा क्या है, हेजीमनी। हेजीमनी बेसिकली फोर्सफुली नहीं होती है, इसमें क्या होता है, लोगों का कंसेंट रहता है, लोग मानते हैं आपकी बात जो स्टेट बोल रहा है, ये फोर्सफुली नहीं होता है। फिर ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है जो बोर्जुआ क्लास था, जो बोर्जुआ क्लास था वो मेंटेन किया है अपना रूल कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के थ्रू। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के थ्रू कैसे अपना जो आइडियोलॉजी है वो कैसे मेंटेन किया है, कैसे अपना रूल ने सोसाइटी में मेंटेन किया हुआ है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आपको स्कूल कॉलेजेस, आपकी जो सोसाइटी है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट डेवलप करने में आपकी योगदान देती है। जैसे मान लो कि आप ये कैसे जाने कि रावण गंदा था और राम भगवान अच्छे थे, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के कारण हुआ। जैसे रावण को क्या दिखाया गया, रावण को ये दिखाया गया कि रावण बेसिकली सीता जी का अपहरण कर लेता है। अभी आपको किसी ने ये बात बताई, फिर ये बात आप लगातार हर जगह टीवी प्लेटफॉर्म से लेकर न्यूज़पेपर, बुक्स, आप टीवी सीरियल्स, ये आपको ये बात हर जगह बताई गई। तो जो बात आपको हर जगह बताई जा रही है, आप वो समझ रहे हो, आप वो स्वीकार कर रहे हो। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट इसी तरह डेवलप होती है। वैसे जो ये बुर्जुआ सोसाइटी है, जो बुर्जुआ क्लास है, वो भी अपना क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट क्रिएट किया है लोगों के दिमाग में, तभी उसका रूल हमें देखने को मिलता है। फिर ये क्या बोल रहा है, हेजीमनी क्या है, हेजीमनी को सिंपल टर्म्स में ये भी बोला जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट एंड अग्रीमेंट। मतलब लोग अगर तैयार हो जाएं आपका की बातें मानने के लिए, तो वही हेजीमनी हो गए। बिना किसी फोर्स के अगर लोग आपकी बात मान रहे हैं, आप जो बोल रहे हो उसे कंसेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें सहमति अपनी दे रहे हैं, तैयार हो गए हैं, तो वही हेजीमनी कहलाती है। फिर ग्राम्स्की बोलते हैं स्टेट को क्या है, स्टेट को वो बताते हैं ये एक इंटीग्रल स्टेट है। अब इंटीग्रल स्टेट कहने का इनका क्या मतलब था, जो इंटीग्रल स्टेट को इन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में इन्होंने रखा पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरे पार्ट में इन्होंने रखा सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में कौन कौन से ऑर्गन्स रहेंगे, जुडिशरी रहेगी, पुलिस रहेगी। वहीं सिविल सोसाइटी में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, सिविल सोसाइटी रहेगी, ट्रेड यूनियन, न्यूज़पेपर, एनजीओ, ये सारी सिविल सोसाइटी
रहेंगी। तो स्टेट बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों से, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी से मिलकर बना हुआ रहता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन है पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का, ये सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है, वो हेल्प कर रहा है स्टैब्लिशिंग, मतलब हेजीमनी को स्टैब्लिश करने में, किसी सर्टेन क्लास की हेजीमनी को स्टैब्लिश करने में ये जो इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन है पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का, वो हेजीमनी स्टैब्लिश करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब सेपरेशन से हेजीमनी कैसे एस्टेब्लिश होगी, मतलब जैसे मान लो सिविल सोसाइटी में कोई लीडर इमर्ज करता है, लीडर कोई बात बोलता है, लोग उसे मानते हैं, लोग उसे स्वीकार करते हैं, अपना कंसेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हो गई, ये लोग मानने के लिए तैयार हो गए अपने लीडर की बात। तो ये इसने क्या किया, हेजीमनी क्रिएट कर दी अपनी। और सिविल सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है, डोमिनेंस देखने को मिलता है। डोमिनेंस जब देखने को मिलेगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट क्रिएट करेगा, जो आज की सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है। किसी एक कम्युनिटी को अच्छा बताया जा रहा है और किसी एक कम्युनिटी को बुरा बताया जा रहा है। तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है। आपके दिमाग में चीजें डाली जा रही हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, कोई कम्युनिटी अच्छी होती है और कोई कम्युनिटी बुरी होती है। तो ये हम लोग तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो ये लेकिन हमारे दिमाग में ये सारी चीजें डाली जाती हैं, जिससे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो सिविल सोसाइटी में हमें जिसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा, वो क्या कराएगा, वो आपके कंसेंट को मैन्युफैक्चर कराने का काम करेगा। मतलब जो चीज आप नहीं सोच रहे हो, वो भी सोचना स्टार्ट कर दोगे किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, उसमें ये सारी वीडियोस ऐड होंगी। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, आशुतोष यादव।